हाँ, हेलो गाइस। स्वागत है आपका विजय सूद एजुकेशन हब में। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ न्यू न्यू क्लास, न्यू क्वेश्चन, न्यू वीडियो। एंड आपको वहाँ से फिर से मिलने वाले हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एनटीपीसी एंड द एमपीपीएससी पूरी एंड अदर एग्जाम के लिए सिमुलेटेड रूप से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाले हैं। तो बस आप अकेडमी के साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ उठाइए एंड अदर फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर भी करिए ताकि उनको भी इन क्वेश्चन की हेल्प मिल सके। चलो करते हैं। इसके पहले मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवा दिए थे पिछले वाली वीडियो में, तो आप वहाँ जाके 40 क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपको, बहुत से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो रिसेंटली एग्जाम एनटीपीसी का होने वाला है एंड अदर एग्जाम के लिए भी सिमुलेटेड रूप से बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाले हैं। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और जहाँ भी आपको लगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, तो उसको इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन है, बट जहाँ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, जो आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, तो उसको आप राइट डाउन करते जाएँ, शॉर्ट नोट्स बनाते जाएँ पोस्ट करके क्वेश्चन को, मतलब वीडियो को पॉज करके। एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे सकें। ये क्वेश्चन पी वाई क्यू है एंड द न्यू अपडेटेड क्वेश्चन भी है। तो यहाँ से आपको जो पहली बात तो ये जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो कभी चेंज होने वाली नहीं होती है, बट फिर भी आपसे जो पी वाई क्यू क्वेश्चन है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 41 वाला क्वेश्चन, बंगाल काश्तकारी अधिनियम। सेकंड में दिया गया अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक, दक्कन काश्तकारी अधिनियम, मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक। इनको आपको सम्मिलित करना है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बन गए हैं। बस यदि आपको इनके 1 और 2 क्वेश्चन पता है ना, तो आप इसको आराम से सम्मिलित कर लेंगे। तो 41 का, लेकिन आपको थोड़ी ट्राई करना है, मतलब हर क्वेश्चन में आपको पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना है, ताकि इससे आपका सेल्फ टेस्ट भी हो। और यदि रॉन्ग हो रहा है तो नथिंग प्रॉब्लम, रॉन्ग के बाद आप सही पे आएंगे फिर, मतलब आपको उस चीज़ का कम से कम पता तो चलेगा कि आप कितने कितने पानी में हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट वाला, इसमें दिया गया है इसका आंसर का फर्स्ट ही है, मतलब कि ये 41 का ये आंसर है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था? 1885 में। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886 में आया था। एंड मद्रास काश्तकारी अधिनियम 1879 में आया था। मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम ये कब आया था? 1883 में आया था। 41 यानी 41 का आंसर यही है। अब देखते हैं अपन 42 वाला क्वेश्चन। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले की प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? पहला दिया गया हिंदी, सेकंड उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। तो 42 का आंसर क्या है? 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा मतलब महाधिकार पत्र कहा जाता है? तो क्या है इसका आंसर? बुड्ढिस्ट को कहा जाता है, जो 43 में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 44 का आंसर गाइस क्या हो सकता है? 44 का आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन बता दिए, जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ आपको, कि 40 से आगे 50 तक क्वेश्चन बता दिए हैं। बट यदि दोबारा क्वेश्चन जो हो भी रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, तो आप उसको ये समझिए कि आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ से। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, वेट गाइस, हाँ, वेट वेट वेट, जस्ट मिनट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। जैसे हर्टोग आयोग 1929, लेंडले आयोग 1929 और सप्रू समिति 1934, सार्जेंट योजना 1944। देखते हैं फर्स्ट, मतलब 45 का आंसर क्या? 45 का आंसर है, मतलब चारों सही हैं। जो हाइटू समिति आई थी वो 1929 में आई थी। इस टाइप की क्वेश्चन यूपीएससी मतलब भर भर के आती है, मतलब कि यदि आपके एग्जाम, यदि पेपर को डिफिकल्ट बनाने वाले हैं, तो भी यहाँ से क्वेश्चन उठा लेंगे। अब थोड़ी देखो कि डिफरेंट लैंग्वेज भी है। हाइटू समिति 1929, लिंड से आयोग 1929 ये भी था, सप्रू समिति 1934 में थी और सार्जेंट योजना 1944 में थी। इसके चारों को चारों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी है। 46 देखते हैं। इस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे। तो जी मैंने आपको बताया था, अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत, मतलब कि डाउनवर्ड लिटरेशन थ्योरी। 47, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जो आपको पता है कौन इसके लिए है, चार्ल्स ग्रांट।
ऑप्शन नंबर ए 47 का ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो 1817 है, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? डेविड हियर ने। ऑप्शन नंबर ए मैंने आपको बता दिए थे, क्वेश्चन 50 तक आई थिंक अपन आ गए थे। फिर भी आपके जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं तो आप इनको आराम से देख लीजिए, रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। 49 भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। तो इसकी दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण गाइस क्या थे? इसको थे तीनों के तीनों थे, मतलब अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, और अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, और थर्ड था इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारतीय आयात कर, मतलब कि प्रोडक्ट में सभी थे। 50वां देखते हैं, भारत में अनुद्योगीकरण या प्राक उद्योगीकरण की अवधि क्या थी? जी आपको बताना है। 50वां क्वेश्चन दिया गया 1800 से लगा के 1850 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 51वां देखते हैं, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है 51वां क्वेश्चन। इसकी स्थापना हुई थी 1850 में हुई थी। यस यस 1850 में हुई थी। 51 का आंसर है डी। 52 में देखते हैं, भारतीय बनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। जी क्वेश्चन समझो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करना है। गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? थोड़ी आप पॉज करके आंसर देने की कोशिश की। थोड़ी जी यहाँ पर थोड़ी नरम थी, जो थी विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो वैसे ऑप्शन नंबर इसका बी है। 52 का ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बैप्टिस्ट मिशनरी की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम बार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री राम पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीरामपुर स्थित है, कहाँ है? मतलब इतना सारा ने पूछा है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है उसका भी ओनली जगह पूछ रहा है, तो बंगाल में है। 53 आंसर। 54 में देखते भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। तो भारत में रेलवे के निर्माण के कारण क्या है? मतलब कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश उद्योग में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत में ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति, जैसे ही है विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, ये भी सही हो। आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, तो प्रयुक्त में तीनों सही है। गाइस मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं आगे किसी की आपको कॉन्सेप्ट वाली डिटेल नहीं बताने वाला हूँ, बट जिस वीडियो में बताऊंगा तो वहाँ मैं आपको पहले स्टार्ट में ओपन कर दूंगा। तो यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू देने की मेरी कोशिश है। अपन देखते 55 में क्वेश्चन, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कार्ल मार्क्स डी वाला, और थर्ड दिया गया दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। तो 55 का आंसर गाइस क्या हो सकता है? 55 का आंसर है बी, कार्ल मार्क्स। मतलब किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी? जसरा, मतलब कि बंगाल। ऑप्शन बी बम्बई। थर्ड भरौच। ऑप्शन नंबर डी सूरत। गाइस आपको क्या करना है कि थोड़ी पहुंच करके आंसर देने की कोशिश करना है। मतलब इससे एक गलत निकलेगा तो डोंट माइंड, गलत निकलेगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको यदि आपका सही निकल रहा है तो आपको कहीं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा कि यार जो मेरी पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रही है, क्योंकि सेल्फ टेस्ट करना बहुत जरूरी है। द रिवीजन तो मस्ट है ही, जो आपको पता है ऑलरेडी। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 56 का ऑप्शन नंबर ए। 57 देखते हैं, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। तो 57 का आंसर इसका बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 में, बिखरे हुए स्वायत्त गांव की कवच को इस्पात की रेलों से छेद दिया गया है, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया है, या किसने कहा है? 58 का आंसर बताइए। 58 का आंसर है बुकानन ने कहा है। मतलब इस टाइप के जो कथन निष्कर्ष हैं वो यूजीसी नेट में आते हैं। यूजीसी नेट मतलब सो डिफिकल्ट। यूजीसी नेट में आपको जो क्वेश्चन रखेंगे ना कथन निष्कर्ष के, तो 5 से 10 क्वेश्चन तो रहते ही इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हो कि यदि और यूपीएससी लेवल में रहते हैं, यदि पेपर को डिफिकल्ट बनाएंगे तो भी यहाँ से उठाएंगे क्वेश्चन, एनटीपीसी या एमपीपीएससी में कहीं भी उठा के यहाँ से रख देंगे। तो आपको सिंपल क्वेश्चन के साथ साथ डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 में, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था,
जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर प्रवणता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका था? तो ये आपको बताना 59 का आंसर गाइस क्या हो सकता है। ट्राई टू फाइंड द आंसर। तो इसका पहला ही आर.सी. दत्त ने जैसा पूरी कहानी बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में देखते हैं, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। उक्ति किसने की? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया है। समझ सकते हो आप कितने लेवल वाले क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है। जॉन सुल्ली वन ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी। 60 का ऑप्शन नंबर डी। 61 कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्तावित पारित किए गए हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए का आंसर ऑप्शन नंबर का ए ही है। कराची अधिवेशन 1931 में बात की गई थी, मतलब 31 में। 62 में देखते हैं, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। तो 62 का आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मतलब कांग्रेस कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 31 की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 दिया गया है, स्ट्रेची आयोग 1880 का लॉर्ड लिटन है क्या? और लियाल आयोग 1897 इसके क्या लॉर्ड एल्गिन है क्या? और मैकडोनल्ड आयोग 1900 इसकी क्या लॉर्ड कर्जन है क्या? और वुड हेड आयोग 1943 से 44 तक। तो इसको आपको मिलान करना है गाइस। इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बट ये है कि आप थोड़ी ट्राई करने की कोशिश करिए। यदि आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आई एम हैप्पी कि आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगे। कुछ तो आपके रॉन्ग निकलेंगे यदि आपने उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में पता नहीं है। बट यदि कहीं ना कहीं आप 10 में से 5 भी सही कर रहे हैं तो यू कैन गेट द मच कॉन्फिडेंस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर ए ही है। स्ट्रेची आयोग 1880 है, जो लालटन थे इसके गवर्नर उस टाइम पे। लियाल आयोग 1897 जिसके थे लॉर्ड एल्गिन, जे इसका बी है। और मैकडोनल्ड आयोग 1900 इसके थे लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे, जब मतलब ये आयोग आया तो उस टाइम पे कौन से गवर्नर थे इन इंडिया? वो वुड हेड आयोग आया 1943-44 में, तो उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही है। अब देखते हैं 64 में। तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? बंगाल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और गुजरात में। तो इसका आंसर बंगाल, मतलब ये। 65 में देखते, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन सी उद्योग धंधे विकसित हुए थे? जूट, कोयला, लोहा इस्पात, मशीनों के पुर्जे और सूती कपड़ा। तो 65 का आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसी का आंसर है ए, मतलब कि सिर्फ इसमें तो मैं 4th नंबर छोड़ रहा हूँ। मतलब जूट भी उस टाइम पे, कोयला भी था और लोहा इस्पात भी था, लेकिन मशीनों की पुर्जे नहीं थी। तो यदि आप एक को एनिमेट कर देंगे तो आपका आंसर फिर भी निकल आएगा। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर नफोर भी यहाँ पर गायब, मतलब एक ही जगह से पूर दिया गया है, तो इसको आपको समझना है कि मशीनों की पुर्जे नहीं थी। जूट, कोयला, लोहा इस्पात एंड सूती कपड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 65 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उनके अध्यक्ष कौन थे? बी राव, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डी में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 66 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू होते। मतलब कि 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ित की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता, मतलब कि क्या लिखा है यहाँ पर, फेमाइन कोड का प्रचित किया था। फेमान कोड का प्रचित किया था वो आपको बताना है। मतलब कि 67 का आंसर क्या हो सकता है? 7 का आंसर है 1883 में। अब थे 68, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? 68 का आंसर क्या? 68 का आंसर है डी, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। 68 का आंसर क्या है? डी, लॉर्ड मेयो की। ठीक है। और 69 है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का प्रारंभ हुआ था? 1925 में, 1929 में, 1898 में, 1935 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए 1925। मतलब रेल विभाग के लिए पृथक रेलवे बजट का कब किया? मतलब कि कहीं कहीं 1924 भी दिया जाता है, तो यहाँ पर 1900 मतलब 1925 दिया गया, तो लगभग इसका आंसर यही है। तो गाइस यदि अंदर एमपी पीएससी ने एक दो क्वेश्चन डेट की वजह से देते हैं, तो कहीं ना कहीं भी कहीं से भी उठाएंगे जी, पता नहीं है। एग्जाम वाले एमपी पीएससी तो पता नहीं भी किस टाइप के पेपर बनाते हैं। का पुलिस लेवल का बना देंगे,
का कोई हाई भी कर देंगे पेपर। तो डिपेंड ऑन द एग्जामिनर कि वो किस टाइप के क्वेश्चन आपको डाल रहे हैं। तो आपको हर प्रकार की क्वेश्चन के बारे में, हर प्रकार की एमसी के बारे में थोड़ी बहुत उसके बारे में पता होगा, तो कहीं कहीं कैन गिव द राइट आंसर। बट आफ्टर रीडिंग नॉट अ बिफोर। तो 70 यहाँ पर देखते हैं, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने व बसने की अनुमति मिली थी? 70 का आंसर क्या है? 70 का आंसर 1833 में मिली थी। अब देखते हैं यहाँ पर 71 का क्रम यहाँ से गाइस देख थोड़ी। हाँ, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया आर सी मजमूदार, रमेश चंद्र दत्त, आर जी भंडारकर और रजनी पाम दत्त। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट हम लोग बोलते हैं फेवरेट क्वेश्चन इस टाइप के देना उन्हें तो आते हैं। तो कौन कौन से 71 का आंसर है रमेश चंद्र दत्त। मतलब द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडिया के लिए कौन है? रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ था? कब हुआ था गाइस? 1913 में हुआ था। 1913 में भारत में सर्वप्रथम इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1913 में हुआ था। 72 का आंसर बी है। 73 देखते हैं, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत की करघे को तोड़ डाला और चरखी को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? 74 का आंसर है सी धन के निकास के लिए। जो यहाँ से धन मतलब निकास मतलब जो धन यहाँ से पूरा जा रहा था ना इंग्लैंड, उसके लिए उन्होंने कहा है। 75 यह कथन 75 क्वेश्चन यह कथन भारत और इंग्लैंड की आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। 75 का आंसर क्या है? तो इन्होंने पहला ऑप्शन में दिया है एम जी रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका ऑप्शन नंबर सी है। यह कथन भारत और इंग्लैंड की आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू का है। 76 पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, जवाहरलाल नेहरू और एम जी रानाडे। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए दादा भाई नौरोजी। 76 का मतलब 76 का। आप देखते हैं 77 भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त, एम जी रानाडे और डी एन गॉडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले और के टी शाह है। तो 77 का आंसर क्या है? 77 का आंसर है डी मतलब कि सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस इंग्लैंड के सभापतित्व में भारतीय उद्योग आयोग का गठन कब हुआ था? 78 का आंसर क्या है? 78 का आंसर है सी मतलब कि 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 79 का आंसर मतलब कि सी में किया गया 1907 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी मर्चेंट, टी टी सी गोस्वामी, पी पी बाड़िया और एम विश्वरैया। तो 80 का आंसर क्या है गाइस? 80 का आंसर है डी मतलब कि एम विश्वरैया थे यहाँ पर, विश्वेश्वरैया। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एम विश्वेश्वरैया थे। ऑप्शन नंबर डी। 81 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो इसका 81 का क्या है? सी दादा भाई नौरोजी। 82 के भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो 82 का है ए लॉर्ड डलहौजी की। 83 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं है? तो 83 का आंसर है डी भारतीय सामंतवाद का विनाश। मतलब कि ये नहीं है, मतलब कि भारतीय कृषि का विनाश ए है, भारतीय उद्योग का विनाश ए भी है और भारतीय व्यापार का विनाश ए भी, लेकिन भारतीय सामंतवाद का विनाश ये नहीं है। 84 देखते हैं, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए अपनाया गया? तो 84 का आंसर क्या है? 84 का आंसर है मतलब कि डी। मतलब मैं आपको थोड़ी स्पीड में से नहीं कर रहा हूँ ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। मैं थोड़ी कुछ कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर देने की ट्राई करूंगा। तो इसका आंसर क्या है? मुक्त मुक्त व्यापार नीति मतलब फ्री ट्रेड पॉलिसी। क्वेश्चन मुझे पूछा है कि 1813 से पहले ब्रिटिश निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो तीन अपनाया गया ऊपर के, लेकिन डी वाला नहीं अपनाया गया। तीन क्या थे? जहां भी संभव हो
कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना, जी सही है, मतलब जी उन्होंने ऐसा अपनाया था। भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता की उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, ये भी सही। और भारतीय व्यापार का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन करना, लेकिन डी वाला नहीं, मुक्त व्यापार नीति ये थोड़ी ने किया था, क्योंकि किसी ने कहीं ना कहीं उनका सीधे सीधी कोशिश ये थी कि भारतीयों को किसी प्रकार की कोई हेल्प या सहायता ना मिल जाए, उन्हें बल्कि ओनली उन्हें मतलब था अपना मतलब निकालना, इंडिया का शोषण करना। 85 में क्वेश्चन अपन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत मतलब ड्रॉन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? तो इसका आंसर यही है। क्या करता है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण मतलब प्रतिफल नहीं मिलता था, मतलब कि बहुत सारा धन, बहुत सारी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही थी, लेकिन उसका कोई लाभ इंडिया को नहीं मिल पा रहा था। तो जियो ने यहाँ पर इस बात की उस टाइम पे अंग्रेजी सरकार की निंदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। देखो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन देखो आया भी है 2011 में। कुछ किस में आएंगे जी, आएंगे ईजीसी नेट में आएंगे। तो नेट वाले क्वेश्चन एक कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ देंगे ना, तो समझो को 99% बच्चे निपट गए। ये क्वेश्चन को देख के छोड़ देंगे जी, क्वेश्चन भाई इसमें तुक्का मारना पड़ेगा, लेकिन यदि आपने क्वेश्चन को रीड किया है, आपके वो कहीं ना कहीं रीडिंग से निकला हुआ है, तो यू कैन गिव द राइट आंसर। पहला उन्होंने दिया है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। सेकंड है भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों को वेतन या पेंशन देने देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत के बाहर हुई युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो 86 का आंसर क्या है? 86 का आंसर है डी, मतलब कि तीनों सही है। बस दो तीन चार क्वेश्चन बचे, तो गाइस आप देख लीजिए। जस्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पर ये दिया है हमने 87 वाला कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो 87 में क्वेश्चन की आप थोड़ी भी ट्राई करने की कोशिश करिए, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है गाइस ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ऑप्शन नंबर डी। देखो जी पीएससी में आया है। अपन देखते हैं 88 वाला 88वां क्वेश्चन 88वां। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो 88 का आंसर क्या है? 88 का आंसर है गाइस सी, मतलब कि तीनों सही। जीबीपीएससी मतलब आईएएस में आया है, आईएएस में भी क्वेश्चन आया है। अब देखिए अपन 89 मतलब कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। यस लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अपन को क्या करना है, कथन पर विचार करना है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी क्या थी? पहला दिया गया, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। बी, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। जी बिल्कुल सही। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो 89 का आंसर क्या है? 89 का आंसर ए है। नॉट सॉरी, मैं वहाँ पे सही बोल गया, इसको ऑप्शन नंबर इसका यही सही है। मतलब हमने ये बोला था कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव मतलब प्रभाव जो देने वाली बात थी वो कौन थी? तो तीनों सही है, बट सबसे ज्यादा प्रभावित वो ऊपर वाली। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण करा, मतलब सबसे ज्यादा उनका फोकस इस बात पे था कि ब्रिटेन कहीं ना कहीं इंडिया का किसी न किसी वे में शोषण कर रहा है, ठीक है, उसको मतलब सोख रहा है पूरा पूरा। तो इस पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया था, तो उनके सारे आंसर सही, बट सबसे ज़्यादा जोर क्वेश्चन पूछा था इनमें, सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा उन्होंने किस पर जोर दिया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यही सही है। तो गाइस सॉरी 90 क्वेश्चन एक और इसमें आ गया है। वेट, हाँ 90 वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया था। तो जी आपको ऑप्शन में बताना है जी, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है गाइस। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन पूरी, तो दिस इज द होमवर्क एंड आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉलिटी लेके आऊँगा, तो मतलब कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तीनों के आपको एमसीक्यू यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं एवरी डे। तो बस आप इन क्वेश्चन का लुत्फ उठाइए, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर करिए।
ताकि उनको भी यहाँ से क्वेश्चन का लाभ मिल सके। एंड आपको तो इसका मिल ही रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।